आज हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट है क्या, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। तो किसी लाइट का अपने कंपोनेंट कलर में बिखर जाने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। द फेनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अब बरसात के दिनों में आकाश में हमें इंद्रधनुष जो दिखाई देता है, रेनबो दिखाई देता है, वो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के ही कारण होता है। अब इंद्रधनुष पर हम लोग एक नया वीडियो हम लोग आगे बनाएंगे। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि जब किसी प्रिज्म से व्हाइट रे को पास कराया जाता है तो वह 7 रंगों में टूट जाता है ना। और इसके सामने जब एक पर्दा को रख दिया जाए तो प्रिज्म से निकलने के बाद पर्दे पर 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है और इस पट्टी को हम लोग वर्णपट कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इस स्पेक्ट्रम में सबसे नीचे जो होता है ये वायलेट होता है और सबसे ऊपर रेड होता है। अगर इसको सीरियली लिख दे तो VIBGYOR, यानी कि सबसे नीचे वायलेट होता है, फिर इंडिगो, उसके बाद ब्लू, फिर ग्रीन, येलो, ऑरेंज और सबसे ऊपर क्या होता है, रेड होता है ना। अगर ये व्हाइट रे हो तो ये 7 रंगों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। और 7 रंगों की जो यहाँ पे बैंड में मिलती है, इस बैंड को हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम। हिंदी में इसे हम कहते हैं वर्ड पट। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता क्यों है। किसी व्हाइट रे को जब किसी प्रिज्म से पास कराया जाता है तो वह 7 रंगों में क्यों टूट जाता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि लाइट के जो डिफरेंट कलर होते हैं इनका वेवलेंथ भी डिफरेंट होता है, यानी अलग अलग रंगों का वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है। अब देखते हैं, कांची का एक फॉर्मूला बताता है कि किसी भी प्रकाश के लिए वेवलेंथ और उस प्रकाश के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये हुआ कि जिस लाइट का वेवलेंथ अधिक होगा, जिस लाइट का वेवलेंथ अधिक होगा उस लाइट के लिए ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है ये कम होता है। अब म्यू के लिए और एंगल ऑफ डेविएशन के लिए एक फॉर्मूला होता है, एंगल ऑफ डेविएशन डेल इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये फॉर्मूला बताता है कि जिस लाइट के लिए म्यू का वैल्यू अधिक होगा उस लाइट के लिए डेल का भी वैल्यू जो होगा ये अधिक होगा। इस तरीका से हमने ये बात समझा कि जिस लाइट का वेवलेंथ कम होता है उस लाइट का ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू अधिक होगा और उस लाइट का जो ये एंगल ऑफ डेविएशन डेल होता है वो अधिक होता है। तो हम देखते क्या है कि अगर ये 7 रंग जो है इसको अगर हम सीरियली सजा दें VIBGYOR, तो जैसे जैसे हम इधर जाएंगे एरो के डायरेक्शन में वैसे वैसे वेवलेंथ जो है ये बढ़ेगा। यानी कि सबसे कम वेवलेंथ होगा वायलेट का और सबसे अधिक वेवलेंथ होगा रेड का। तो जब इस डायरेक्शन में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ऐसे जब हम लोग आएंगे तो इस डायरेक्शन में अगर वेवलेंथ बढ़ेगा तो इस डायरेक्शन में जो है वह इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा और इस डायरेक्शन में जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो इस डायरेक्शन में एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ेगा। यानी इसका मतलब यह हुआ कि रेड का वेवलेंथ सबसे अधिक होगा तो रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा और एंगल ऑफ डेविएशन भी सबसे कम होगा। तो इस तरह से हमने देखा क्या कि जब ये अलग अलग रंगों का वेवलेंथ अलग अलग होगा तो अलग अलग रंगों के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होगा। अगर अलग अलग रंगों के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो तो अलग अलग रंगों के लिए एंगल ऑफ डेविएशन डेल भी अलग अलग होगा। इसका मतलब है कि जब 7 रंग प्रिज्म से होकर के पास करेंगे तो 7 का एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग होगा।
जिसके कारण वह एक साथ नहीं चलेंगे बल्कि अलग अलग विभक्त हो जाएंगे, बट जाएंगे और प्रिज्म से निकलने के बाद पर्दे पर 7 रंगों की पट्टी प्राप्त होगी। इस तरह से अगर कोई पूछे कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट का बेसिक कॉज क्या है, तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट का बेसिक कॉज ये है कि अलग अलग रंगों का वेवलेंथ क्या होता है, अलग अलग होता है। इसको हमेशा याद रखना है। चलिए अब हम देखते हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या क्या चीज का होता है, तो वायलेट और रेड का होता है। तो वायलेट और रेड के लिए जरा हम प्रॉपर्टी लिखते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं रेड, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं रेड, और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं वायलेट। अब वायलेट और रेड के लिए देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज को। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ तो हम लोग जानते हैं रेड का वेवलेंथ अधिक होगा, तो इसके जगह हम लोग मोर लिख देंगे, और वायलेट का वेवलेंथ कम होता है, इसके जगह हम लोग लेस लिख देते हैं। अब देखते हैं हम लोग 2 नंबर फोकल लेंथ। तो ये जो फोकल लेंथ होता है वह रेड का अधिक होगा और वायलेट के लिए क्या होता है, कम होता है। आगे हम इसको चर्चा कर लेते हैं जरा। हम लोग जानते हैं फोकल लेंथ का फॉर्मूला 1/f = म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। इस फॉर्मूला से हम जानते हैं कि जिसका म्यू कम होगा है ना, उसका फोकल लेंथ अधिक होगा, क्योंकि यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो हम लोग जानते हैं रेड कलर के लिए म्यू का वैल्यू कम होता है, तो रेड कलर के लिए फोकल लेंथ क्या होगा, अधिक हो जाएगा। अब 3 नंबर में वेलोसिटी। तो हम लोग जानते हैं जिस वेव का वेवलेंथ अधिक होगा उस वेव का वेलोसिटी भी क्या होता है, अधिक होता है। तो इसका भी क्या होगा, मोर होगा, और इसका क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। फिर हम लोग आगे देखते हैं 4 नंबर में क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है sin c = 1/μ। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है जिसका म्यू अधिक होगा उसका सी का वैल्यू कम होगा, जिसका म्यू कम होगा उसका सी का वैल्यू अधिक होगा। तो हम जानते हैं कि रेड के लिए म्यू का वैल्यू कम होगा तो उसके लिए सी का वैल्यू अधिक हो जाता है। तो रेड का क्रिटिकल एंगल भी अधिक होगा और उसका और वायलेट के लिए क्रिटिकल एंगल कम होगा। फिर इसके बाद हम आगे की प्रॉपर्टी देखेंगे। कितना नंबर, 5 नंबर। 5 नंबर में हम लोग देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर आई। अब आर आई हम लोग देखते हैं रेड का क्या होता है, कम होता है, और वायलेट का क्या होता है, अधिक होता है। अब 6 नंबर में हम लोग देखते हैं फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी हम जानते हैं कि जिस वेव के लिए वेवलेंथ अधिक होता है उसके लिए फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कम होगा। तो रेड कलर के लिए वेवलेंथ का वैल्यू अधिक होता है, तो रेड कलर के लिए फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कम होगा और वायलेट के लिए अधिक होगा। फिर हम लोग 7 नंबर में देखते हैं क्या चीज, वह है एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है E = h/u। किसी वेव की एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला बताता है जिसकी फ्रीक्वेंसी अधिक होगी उसकी एनर्जी भी अधिक होगी। तो रेड कलर के लिए एनर्जी भी क्या होती है, ये कम होती है, और वायलेट की एनर्जी क्या होगी, अधिक होगी, क्योंकि वायलेट की फ्रीक्वेंसी अधिक होगी तो वायलेट की एनर्जी भी क्या होगी, अधिक होगी। फिर ये 8 नंबर में हमें याद रखना है कि यह है डेविएशन। डेविएशन तो डेविएशन भी हमने क्या देखा कि रेड कलर का डेविएशन यहाँ पे कम हो रहा है, वायलेट का डेविएशन ज्यादा हो रहा है, क्योंकि ये फॉर्मूला बताता है कि डेल = म्यू माइनस 1 × a। जिसका म्यू अधिक होगा उसका डेल अधिक होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट का अधिक होता है तो वायलेट का डेविएशन भी अधिक होगा, रेड का ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो रेड कलर के लिए डेविएशन भी क्या होगा, कम होगा। और फाइनली हम लोग देखते हैं स्कैटरिंग। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो हम लोग ये जानते हैं कि रेले का नियम ये कहता है कि जिस लाइट का वेवलेंथ सबसे अधिक होता है उसका स्कैटरिंग सबसे कम होगा। तो रेड कलर का वेवलेंथ सबसे अधिक है,
तो रेड कलर के लिए स्कैटरिंग का वैल्यू सबसे कम होगा और वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम है, तो वायलेट का स्कैटरिंग सबसे अधिक होगा। तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, इसको हमेशा याद रखना है कि वेवलेंथ, फोकल लेंथ, वेलोसिटी और क्रिटिकल एंगल रेड का अधिक होगा और वायलेट का कम होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, डेविएशन और स्कैटरिंग, ये रेड का कम होता है और वायलेट का अधिक होता है। अब हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के अलग अलग रंगों के लिए अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू अलग अलग हो तो उनके एंगल ऑफ डेविएशन का भी वैल्यू अलग अलग होगा। तो इस तरह से अगर रेड कलर के लिए यूज करें तो डेल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। येलो कलर के लिए एंगल ऑफ डेविएशन डेल वाई इक्वल टू हो जाएगा म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। और वायलेट कलर के लिए एंगल ऑफ डेविएशन डेल भी हो जाएगा म्यू भी माइनस 1 इंटू ए। तो हम लोग जानते हैं कि जब रेड कलर के लिए ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम हो तो इनके लिए डेल आर का वैल्यू सबसे कम होगा, और वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सबसे अधिक होगा तो वायलेट कलर के लिए एंगल ऑफ डेविएशन का भी वैल्यू सबसे अधिक होगा। तो इस तरह से हमने देखा क्या कि ये डेल आर का वैल्यू सबसे कम है और डेल वी का वैल्यू सबसे अधिक है। अब हम प्रिज्म से रिलेटेड कुछ और हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म को देखते हैं, और सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एवरेज डेविएशन क्या है। तो हम लोगों ने अभी देखा क्या कि रेड कलर का डेविएशन सबसे कम और वायलेट कलर का डेविएशन सबसे अधिक हो रहा है ना। और ये जो येलो कलर का डेविएशन है ये ना तो सबसे अधिक है और ना ही सबसे कम है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि येलो कलर के डेविएशन को हम एवरेज डेविएशन कहते हैं। द डेविएशन ऑफ येलो कलर ऑफ लाइट इज कॉल्ड एवरेज डेविएशन। पीले रंग के विचलन को औसत विचलन कहते हैं। ये सिंपल सा डिफिनेशन हमें याद रखना है। तो इस तरह से एवरेज डेविएशन का हम फार्मूला क्या लिखेंगे, एवरेज डेविएशन इज इक्वल टू येलो कलर का डेविएशन, और येलो कलर के डेविएशन का फार्मूला हो जाएगा म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। अब ये फर्स्ट फार्मूला हो गया। एवरेज डेविएशन का और भी फार्मूला हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। कैसे, तो डेल एवरेज इज इक्वल टू, अब डेल बी का वैल्यू सबसे अधिक है, डेल आर का वैल्यू सबसे कम है, दोनों को जोड़कर हम 2 से भाग कर दें तो भी एवरेज डेविएशन को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज डेविएशन का एक और फार्मूला हो सकता है, डेल एवरेज इज इक्वल टू, अब डेल बी से लेकर के डेल आर, ये सातों रंगों के ये एंगल ऑफ डेविएशन को अब जोड़कर 7 से अगर डिवाइड कर दें तो भी हम एवरेज डेविएशन का फार्मूला एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इस तरह से एवरेज डेविएशन का 3 फार्मूला हो गया, बट सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला यही है। अब हम लोग डिफाइन करते हैं कि एंगुलर डिस्पर्शन क्या है। तो एंगुलर डिस्पर्शन क्या है जरा हम लोग देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं किसी प्रिज्म से लाल रंग का विचलन सबसे कम और वायलेट कलर का विचलन सबसे अधिक होता है, डेविएशन सबसे अधिक होता है। तो ये वायलेट कलर के डेविएशन और रेड कलर के डेविएशन के बीच के डिफरेंस को हम लोग एंगुलर डिस्पर्शन कहते हैं। द डिफरेंस बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वायलेट एंड रेड कलर थ्रू ए प्रिज्म इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्शन एंड एंगुलर डिस्पर्शन इज डिनोटेड बाय थीटा। किसी प्रिज्म से बैंगनी रंग के विचलन तथा लाल रंग के विचलन के बीच के अंतर को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं, और कोणीय वर्ण विक्षेपण को हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग एंगुलर डिस्पर्शन का फॉर्मूला निकाले तो एंगुलर डिस्पर्शन इक्वल टू हो जाएगा डेल बी और माइनस हो जाएगा डेल आर। अब हम लोग डेल बी का फॉर्मूला अगर यहाँ लिखे तो ये हो जाएगा म्यू बी माइनस 1 इंटू ए माइनस डेल आर का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं तो ये हो जाएगा म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। कैलकुलेट करेंगे तो ये म्यू बी इंटू ए माइनस म्यू आर इंटू ए माइनस इंटू माइनस ए प्लस ए हो जाएगा, प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो गया। ए को अगर यहाँ कॉमन कर लें तो म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए। इस तरह से हम लोग एंगुलर डिस्पर्शन को है ना कैसे फॉर्मुलाइज करेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए। अब हम लोग लास्ट टर्म पढ़ते हैं डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर क्या है, तो याद रखना है हम लोगों को कि किसी प्रिज्म से एंगुलर डिस्पर्शन और एवरेज डेविएशन के बीच के रेशियो को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सिव पावर कहते हैं।
the ratio of angular dispersion to the average deviation through a prism is called dispersive power, and dispersive power is denoted by omega, and omega is equal to theta upon del average. अगर हम थीटा का सॉरी अगर हम लोग थीटा का वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा म्यू वी माइनस म्यू वाई इंटू ए, और डेल एवरेज का वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा म्यू वाई माइनस वन इंटू ए कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से ओमेगा इक्वल टू आ गया म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन ये हो जाएगा म्यू वाई माइनस वन। तो हम लोग देखते क्या है कि यहाँ पे जो एंगुलर डिस्पर्सन है ये दो चीज पर डिपेंड किया, म्यू पर भी डिपेंड कर रहा है और ए पर भी डिपेंड कर रहा है। तो हम नोट में क्या लिखेंगे कि थीटा प्रोपोर्शनल टू म्यू, ये म्यू पर भी डिपेंड किया, और थीटा प्रोपोर्शनल टू ए, यानी कि अगर किसी प्रिज्म का मटेरियल बदल जाए तो भी उसका एंगुलर डिस्पर्सन बदल जाता है, और प्रिज्म का अगर साइज बदल जाए तो भी एंगुलर डिस्पर्सन बदल जाता है। बट यहाँ पर हमने देखा क्या कि ओमेगा जो है वह केवल म्यू पर ही डिपेंड कर रहा है, वह ए पर डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी से प्रिज्म एंगल से कोई मतलब नहीं, यानी प्रिज्म के साइज से कोई मतलब नहीं है। डिस्पर्सिव पावर केवल जो है म्यू पर डिपेंड करता है, यानी प्रिज्म के मटेरियल पर डिपेंड करता है। अब एंगुलर डिस्पर्सन से हम लोग एक और बात को समझ लें, बहुत अच्छा से समझ लें कि हमने एंगुलर डिस्पर्सन जब निकाला तो यहाँ पे म्यू बी माइनस म्यू आर को रख करके कैलकुलेट किया, तो कोई जरूरी नहीं कि हमेशा म्यू बी और म्यू आर को ही हम क्या करेंगे रख करके एंगुलर डिस्पर्सन निकालेंगे। अगर ये क्वेश्चन ये कह दे कि हमें येलो कलर और रेड कलर के बीच का अगर एंगुलर डिस्पर्सन निकालने, तो वहां पे हम रेड कलर और येलो कलर का ही एंगल ऑफ डेविएशन रख करके हम क्या कर लेंगे थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में थ्योरी में ये मेंशन नहीं किया हो कि किन दो कलर के बीच हमें एंगुलर डिस्पर्सन निकालना है, तो वहां पे हम वायलेट और रेड कलर का यूज करेंगे, क्योंकि वायलेट का सबसे अधिक होगा और रेड का सबसे कम होता है। तो इस बात को हमें से याद रखना है कि एंगुलर डिस्पर्सन में अगर कलर का चर्चा कर दे क्वेश्चन में तो उन दो कलर के ही बीच एंगुलर डिस्पर्सन निकालना है, लेकिन अगर कलर का चर्चा नहीं करे तो वहां पे हम वायलेट और रेड कलर का ही लेंगे, क्योंकि वायलेट का डेविएशन सबसे अधिक और रेड कलर का डेविएशन सबसे कम होता है।